अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया पर एयर स्ट्राइक की है। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिकी सेना की ओर से यह हमला किया गया है। ट्रंप की लगातार चेतावनी और उसके बाद ये अमेरिकी एयरफोर्स ने एक्शन लिया है। ये बड़ी खबर अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया पर ये एयर स्ट्राइक की है। उसका वीडियो भी अमेरिकी सेना की ओर से जारी किया गया है, इस वक्त आपके सामने है। लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी देते रहे, लेकिन चेतावनी का असर नहीं हुआ। तो उसके बाद आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं उनको तबाह करने का दावा अमेरिकी सेना की ओर से किया जा रहा है और वहां पर एयर स्ट्राइक जो हुई है उसका वीडियो भी जारी किया गया है, आपके सामने है। नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया जहां पर एयर स्ट्राइक की है अमेरिका ने, आईएसआईएस के ठिकाने जिनको चुन चुन कर तबाह किया गया, सटीक तरीके से कार्रवाई हुई है उन्हीं ठिकानों पर जहां आईएसआईएस के जो आतंकवादी थे वो एक्टिव थे। ये दो तस्वीर आपके सामने। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी, ये कहा था कि अगर नाइजीरिया में जो ईसाई हैं उन पर हमले नहीं रुके, उनका कत्लेआम बंद नहीं हुआ तो आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। ये ट्रंप ने पहले ही चेताया था, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, जिसके बाद ये आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिकी सेना की ओर से। ये उसी का वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआईएस को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दो टूक संदेश, बेगुनाह ईसाइयों के साथ बर्बरता बर्दाश्त नहीं, ये ट्रंप की ओर से कहा गया कि सालों से ईसाइयों पर अत्याचार कर रहा है आईएसआईएस, ट्रंप ने कहा, और ईसाइयों पर अत्याचार नहीं रुके तो हमले आगे भी होंगे, आगे जारी रहेंगे हमले। अगर ईसाइयों पर हमले नाइजीरिया में खत्म नहीं होते हैं, नहीं रुकते हैं, तो फिर आतंकवादियों पर ये जो अटैक किया गया है अमेरिकी वायुसेना ने वो आगे भी देखने को मिलेगा, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। और इसी पर हमारे संवाददाता नीरज राजपूत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और जानकारियों के साथ। नीरज, लगातार चेतावनी ट्रंप देते रहे आतंकवादियों को जो नाइजीरिया में लगातार ईसाइयों को टारगेट कर रहे थे, वो नहीं माने। उसके बाद ये बीती रात को अमेरिकी वायुसेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। क्या और डिटेल्स है इसको लेकर? बिल्कुल दीपा, जैसे हम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते आए थे कि नाइजीरियाई सरकार जो है वो विफल रही है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्शन देने में, और हम लोग देख रहे थे कि आईसिस के आतंकियों के द्वारा जो लगातार जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो ईसाई समुदाय है, उस पर लगातार हमले किए जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि जो एक ईसाई धर्म के पैस्टर थे उनकी परिवार के सदस्य को हताहत किया गया, उनके घरों को जला दिया गया था। उसी को लेकर जो है जो अमेरिका ने ये एयर स्ट्राइक की है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो उनके जो जंगी जहाज हैं उनसे मिसाइल स्ट्राइक किया गया है नाइजीरिया के ऊपर। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्ट इलाकों में जो आईसिस के ठिकाने हैं, जो बताया गया है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की तरफ से, रक्षा विभाग की तरफ से, कि वहाँ पर अटैक किया गया उन आतंकियों के ऊपर, क्योंकि नाइजीरियाई सरकार उन आतंकियों के खिलाफ, आईसिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जो नाइजीरिया की सरकार ने भी अपना बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर आईसिस के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खासतौर से क्रिसमस का दिन चुना गया जब इन आईसिस के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए। ठीक है नीरज जी, आप रहे हमारे साथ। ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें कि नाइजीरिया सरकार के सहयोग से अमेरिकी वायुसेना का ये अटैक है आईएसआईएस के ठिकानों पर, और इसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सारी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है किस तरीके से अमेरिकी वायुसेना की ओर से ये हमला किया गया और बहुत सटीक तरीके से उन्हीं ठिकानों को तबाह किया गया है, निशाने पर लिया गया है जहां पर आईएसआईएस के आतंकवादी मौजूद थे, और कई सारे आतंकवादी इस हमले में मारे गए हैं। ये भी दावा अमेरिका की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि कितना नुकसान हुआ है और कितने आतंकवादी मारे गए हैं, इसको लेकर इंतजार है। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, नाइजीरिया ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। नाइजीरियाई सरकार ने ये अमेरिकी एयर स्ट्राइक जो हुई है उसकी पुष्टि की, और नाइजीरिया सरकार की ओर से ये कहा भी गया है कि अमेरिका के सहयोग से नाइजीरिया की सरकार ने मिलकर दोनों ने ही ये आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन किया है, एयर स्ट्राइक की है। ये नाइजीरियाई सरकार की ओर से जो आधिकारिक बयान है वो सामने आ गया है, जिसकी बारे में जानकारी नीरज भी अभी दे रहे थे कि सोशल मीडिया पर नाइजीरियाई सरकार की ओर से कहा गया है कि अमेरिका के साथ मिलकर आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला हुआ है, क्योंकि लंबे वक्त से ट्रंप ये चेता रहे थे कि ईसाइयों पर हमला हो रहा है, आतंकवादी वहां पर लगातार पनप रहे हैं। हालांकि पहले नाइजीरियाई सरकार को भी चेतावनी दी थी ट्रंप ने, ये कहा था कि अगर नाइजीरिया की सरकार जो है वो आतंकवादियों को
वहां पर जो गतिविधि वो कर रहे हैं उस पर रोक नहीं लगा पाती है नाइजीरिया की सरकार, तो नाइजीरिया को देने वाली जो आर्थिक सहायता है, जो वहां पर सैन्य सहायता अमेरिका देता है, उसको रोक देगा। ये पहले भी ट्रंप ने कहा था और अब ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि नाइजीरिया सरकार और अमेरिका की ये संयुक्त कार्रवाई है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अचानक ये हमला क्यों किया, ये भी आपको हम समझा देते हैं। आईएसआईएस को ट्रंप का क्रिसमस ये गिफ्ट है, क्रिसमस के मौके पर ही अटैक हुआ है। इस्लामिक कट्टरवाद को अमेरिकी राष्ट्रपति का ये जवाब है। नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया पर आईएसआईएस के अड्डों पर ये एयर स्ट्राइक हुई है। सालों से निर्दोष ईसाइयों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा था, उनको टारगेट पर लिया जा रहा था, ट्रंप ने कहा है। और लंबे वक्त से आईएसआईएस को चेतावनी दी जा रही थी ट्रंप प्रशासन की ओर से भी। अमेरिका के युद्ध विभाग ने क्रिसमस डे पर यह अटैक किया है। लंबे वक्त से चेतावनी, ये कहा गया कि अगर ईसाइयों पर जो क्रूरता वहां पर हो रही है, ईसाइयों का कत्लेआम जो नाइजीरिया में किया जा रहा है, अगर वो नहीं रुका तो आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, और वही होता हुआ दिखाई दिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हम बात करते हैं, जहां चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल है और संघर्ष भी वहां पर देखने के लिए मिल रहा है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। वहां एक और हिंदू की हत्या से सनसनी फैल गई है। बांग्लादेश के राजाबाड़ी जिले में अमृत मंडल नाम के शख्स को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि दलील ये दी गई कि उसकी हत्या रंगदारी मांगने के आरोप में हुई है। इससे पहले दीपू दास नाम के शख्स को भी उपद्रवियों ने, आप जानते हैं, कि जिंदा जला दिया था। हिंसा के माहौल के बीच में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने भी 17 साल के बाद वापसी की है। खबर है कि वो आज छात्र नेता हादी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे, तारिक रहमान। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक और हिंदू हत्या पर बांग्लादेश सरकार की सफाई सामने आ गई है। हिंदू युवक की एक और वहां पर हत्या कर दी गई है, जिस पर बांग्लादेश की सरकार की सफाई है। अमृत मंडल की हत्या पर सांप्रदायिक कनेक्शन से बांग्लादेश का इनकार। उन्होंने कहा है कि अमृत मंडल जो है वो बड़ा अपराधी था। ये बांग्लादेश की सरकार की ओर से बात कही गई है, बड़ा अपराधी था अमृत मंडल, और सरकार सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है बांग्लादेश, ये यूनिट सरकार ने कहा है। तो अमृत मंडल की हत्या पर सांप्रदायिक कनेक्शन से बांग्लादेश का इनकार है। ये कहा कि बांग्लादेश की सरकार ने कि अमृत मंडल बड़ा अपराधी था, उस पर कई केस दर्ज थे और सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है बांग्लादेश, ये यूनिट सरकार की ओर से कहा गया है। इससे पहले 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या हुई और एक और अमृत मंडल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई है बांग्लादेश में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर गमले की लूट मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाते ही गमले वहां से चोरी हो गए। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर सजावट के लिए जो गमले लगाए गए थे, ये तो देखिए आप, इंतहा यहाँ पर चोरी की। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर सजावट के लिए जो गमले लगाए गए थे वो चुराते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। उसकी लूट किस तरीके से यहाँ पर मच गई, ये उसी का वीडियो आप देख लीजिए। गमले चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही यहां से निकले, वैसे ही गमले की चोरी की लूट यहां पर मच गई। क्योंकि प्रेरणा स्थल को सजाने के लिए गमले लगाए गए थे ताकि उसकी भव्यता और सुंदरता में 4 चांद लग जाएं। लेकिन लखनऊ के कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, गमला लूटने निकल पड़े। मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तस्वीरों में देखा जा सकता है जैसे मानो गमला लूटने की होड़ लगी हो। किसी ने एक उठाया तो किसी ने 2। कई ऐसे थे जिनका 1-2 से भी मन नहीं भरा। लखनऊ वासियों की इस हरकत को राह चलते लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़े। मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई में आग के तांडव से सनसनी फैली हुई है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम वहां पर मौजूद है, जो लगातार मशक्कत करती हुई दिखाई दी। ये मुंबई की तस्वीर है। आग के तांडव से पूरा इलाका किस तरीके से धुएं से भर गया है। केमिकल ये फैक्ट्री, जिससे आग और विकराल हो गई और भयानक हो गई, और उसके बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे। आग को बुझाने की लगातार कोशिश की गई। आग की वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल।
इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। बीएमसी चुनाव में चाचा भतीजे के साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में शरद और अजित पवार हैं। सूत्र ये बड़ी खबर बता रहे हैं। उद्धव राज का गठबंधन होने के बाद हलचल और बढ़ गई है। पिपरी चिंचवड़ में साथ लड़ने के लिए दोनों गुटों में चर्चा हुई है। अजित ने रोहित और अमोल के साथ मंथन किया है। अगले 2 दिनों में ये कहा जा रहा है कि फैसला ले सकते हैं अजित और शरद पवार। पुणे महानगर पालिका चुनाव में सीट शेयरिंग पर भी मंथन जारी है। दोनों दलों ने एक दूसरे के सामने सीटों की मांग रखी है और अजित पवार और सुप्रिया सुले मिलकर आखिरी फैसला लेंगे साथ आने पर। महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जुबानी जंग तेज है। ठाकरे ब्रदर्स के मराठी मेयर वाले बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार सामने आ गया है। ये कहा गया है वारिस पठान की ओर से मुंबई का महापौर जो है वो पठान या फिर खान बनेगा। एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला जो है वो महापौर बनेगी। ये वारिस पठान की ओर से बयान दिया गया है। जो राज ठाकरे का बयान था कि मुंबई का मेयर इस बार मराठी ही बनेगा, उस पर एआईएमआईएम का ये पलटवार है। वारिस पठान की ओर से कहा गया है कि मराठी ही क्यों बल्कि इस बार तो मुंबई का महापौर जो है वो पठान या फिर खान बनेगा और एक दिन हिजाब पहनने वाली जो महिला है वो भी महापौर बनेगी मुंबई में। ये वारिस पठान का बयान है। मैं तो चाहूंगा कि क्यों ना कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी बने मेयर। क्यों नहीं बन सकता भाई? देश सभी का है, देश इक्वालिटी की बात करता है, तो वो भी बन सकते हैं। अगर वो बन सकता है तो ये भी बन सकते हैं। मगर इनका ऐसा ये बनेगा नहीं। जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता वोट देगी, मोहब्बत से नवाजेगी, वो बनेगा मेयर। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये अगर बोलते हैं मराठी बनेगा तो मैं बोलता हूँ क्यों नहीं बनेगा। इन्होंने पहले कहा आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा, ठीक है। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। दरअसल महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एआईएमआईएम को बड़ी कामयाबी मिली है। वहां जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर एआईएमआईएम ने कब्जा जमाया है, जिसके बाद एआईएमआईएम जहां मेयर पद जीतने का दावा ठोक रही है, वहीं शिंदे की शिवसेना भी मैदान में उतरकर नया दाव कर रही है। मुंबई के मराठी भाषिकों ने इन दोनों पार्टियों को लगभग रिजेक्ट कर दिया और ऐसे में अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए दोनों पार्टियों ने एक समझौता किया है। मनसे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है और मनसे ने लगातार जिस प्रकार की गुंडागर्दी की है और जिस तरीके से हिंदी भाषियों के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो नफरत का विचार रखते हैं, उसको मानने वाले लोग मुंबई के मराठी समाज में भी बहुत कम हैं। ऐन चुनाव के वक्त, मुंबई महानगर पालिका चुनाव के वक्त जिस प्रकार से मनसे ने पोस्टरबाजी शुरू की है वो और कुछ नहीं है, उत्तर भारतीय समाज को डराने और धमकाने का एक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ मुंबई पुलिस को एक्शन लेना ही चाहिए। दरअसल मेयर की चुनावी लड़ाई को धार्मिक रंग राज ठाकरे के बयान के बाद चढ़ा। उद्धव ठाकरे संग हाथ मिलाने के बाद राज ठाकरे ने दावा किया था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, जिसके बाद सियासी पारा अचानक से चढ़ा हुआ है। आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हा नाही सांगणार तुम्हाला। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत। त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ॲड झालेल्या आहेत। ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल। ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। मुंबई के मेयर पद को लेकर जारी बयानबाजी के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। आज या निमित्ताने जी सुरुवात अटलजींनी केली, आज आपल्याला पुन्हा एकदा या मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये महायुतीची सत्ता आणून अंधेरा छटेगा,
सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, हे दाखवायचं आहे. आम्ही खबरों में आगे बढ़े. गुजरात के सूरत से खबर है. सूरत में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 57 साल का एक शख्स कई घंटे तक हवा में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा. फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई. दरअसल ये शख्स 10वीं मंजिल पर खिड़की के किनारे सो रहा था. खिड़की खुली थी और ये शख्स सोते वक्त खिड़की से गिर गया. लेकिन गनीमत ये रही कि ये शख्स इससे पहले के नीचे गिरता इसका पैर 8वें फ्लोर की रेलिंग में फंस गया, जहां ये घंटों हवा में लटका रहा. जब लोगों ने इसे हवा में लटका हुआ देखा तो तुरंत इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी. फायर ब्रिगेड की टीम ने रेलिंग की ग्रिल काटकर रस्सी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद इस शख्स का रेस्क्यू किया और इसकी जान बचाई. हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम ने कई स्तर पर तैयारियां की थी. जहां खिड़की से रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा था, वहीं नीचे एक सेफ्टी नेट लगाया गया था ताकि ये शख्स गिरे तो उसकी जान बचाई जा सके. और आखिरकार फायर ब्रिगेड की मेहनत रंग लाई और 57 साल के नितिन भाई आइडिया की जान बचा ली गई. जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ वो सूरत की टाइम गैलेक्सी बिल्डिंग है. इस वक्त उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है. ठंड का मौसम है और ऐसे में उत्तरकाशी के जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं. उत्तरकाशी के जंगलों में आग लगने से हड़कंप वहां पर मचा हुआ है. हालांकि अभी जानकारी यह है कि वन विभाग हरकत में आ गया है. आग को बुझाने की कोशिश वहां पर शुरू हो गई है. उत्तरकाशी के जंगल जो कि आग से धधक रहे हैं. हालांकि सर्दियों का ये मौसम है, ठंड का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद भी जंगलों में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं. उत्तरकाशी का ये पूरा इलाका है जहां पर आग लगी है जंगलों में. वन विभाग की टीम हालांकि एक्टिव हो गई है. इस आग पर काबू पाने की कोशिशें वहां पर शुरू कर दी गई हैं. उत्तरकाशी के जंगल इस वक्त आग से धधक रहे हैं. हालांकि ठंड का मौसम है, ऐसे अमूमन होता नहीं है कि ठंड के मौसम में जंगलों में आग लगी हो इतनी जल्दी. और यहाँ जिस तरीके से आग भड़की है उसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित किया कि वो वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी गई हैं. खबरों में आगे बढ़े. दिल्ली से बड़ी खबर है. दिल्ली में चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई है. दिल्ली के कबूतर मार्केट एरिया में युवक की हत्या कर दी गई है. मामूली कहासुनी सुनने के बाद युवक की चाकू से गोद कर हत्या हुई है. अब मामले की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस. दिल्ली में चाकूबाजी की वारदात जिससे इलाके में सनसनी है. कबूतर मार्केट एरिया के लिए जहां पर चाकूबाजी हुई है, एक युवक की हत्या कर दी गई है. मामूली कहासुनी में कहा यह जा रहा है कि युवक की चाकू से गोद कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया. अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. क्या वजह हो सकती है, कौन लोग हो सकते हैं, आखिर हुआ क्या था यहां पर इस चाकूबाजी से पहले, इसके बारे में सारी जानकारी दिल्ली पुलिस हासिल करेगी. अगली खबर बिहार से है. नए साल से पहले बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने नदी किनारे चल रही 4 देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है. इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान यहां रखा है. गंगा नदी के किनारे अवैध शराब को बनाने के लिए माफियाओं ने 4 देसी शराब की भट्टियों को लगाया हुआ था. बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस जब यहां पहुंची उससे पहले अवैध शराब के कारोबारी वहां से रफू चक्कर हो गए. छापेमारी के दौरान पुलिस को करीब 10,000 लीटर कच्चा महुआ जावा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने वहीं नष्ट कर दिया. साथ ही अवैध शराब के निर्माण में जो भी सामान इस्तेमाल किया जा रहा था उसे या तो नष्ट किया गया या फिर आग के हवाले कर दिया गया. बताया जा रहा है कि महनार थाना क्षेत्र में अवैध शराब का यह कारोबार चल रहा था. पुलिस का कहना है कि अवैध शराब को लेकर पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा. वहीं बिहार के मुंगेर में पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यहां ब्रांडेड कंपनी की नकली सिगरेट बनाई जा रही थी और जानकारी यह है कि इसकी सप्लाई दूसरे राज्यों में भी की जा रही थी. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया एक आरोपी आईटीसी की मुंगेर फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता है और फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल की आड़ में नकली सिगरेट से जुड़ा सामान मंगाता था. उसी वेस्ट मटेरियल की आड़ में ये वहां से जो पैकिंग मटेरियल है और जो डब्बे हैं वो किसी के माध्यम से वो मंगाता था और अपने भाई की मदद से, जिसका नाम मोहम्मद तौफीक है,
वो मुंगेर में भी और मुंगेर के अतिरिक्त अन्य जिलों में, इनफैक्ट बाहर भी हम लोगों को एविडेंस मिला है कि ये उड़ीसा वगैरह में भी सप्लाई करता था। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 85 लाख रुपए कैश, नकली सिगरेट बनाने का सामान, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से जो सामान बरामद हुआ है उस पर ITC की मोहर लगी हुई है, जिससे साफ है कि ये सामान फैक्ट्री से ही अवैध रूप से बाहर निकाला गया। यूपी के ललितपुर में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के लड़के द्वारा ब्लैकमेलिंग करके उसका शारीरिक शोषण किया गया, जिससे तंग आकर युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना को लेकर बजरंग दल में आक्रोश देखने को मिला, जहां SP ऑफिस के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रदर्शन किया। दबाव में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा जो आरोपी था उसको जो है वहाँ पे जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जिस लड़के ने लड़की को ब्लैकमेल किया था उसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक होटल में दूसरी लड़की के साथ पकड़ा था। हमारी बोली वाली हिंदू बहन बेटियों को टीकमगढ़ में ले जाता है और उनका शारीरिक शोषण करता है। टीकमगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा। आरोप है कि ये युवक लड़कियों को बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उनका शोषण करता था। इस खुलासे के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में देर रात राबड़ी आवास पर हलचल दिखाई दी है। राबड़ी आवास से सामान लेकर बाहर आती दिखी गाड़ी और राबड़ी आवास से पिकअप वैन में पेड़ पौधे बाहर ले जाए जाने की खबर है। 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का अनुमान लगाया जा रहा है। 25 नवंबर को निर्माण विभाग ने आवास खाली करने का नोटिस दिया था और 25 दिसंबर को ये आवास खाली करने का जो समय है वो खत्म हो गया है और राबड़ी को आवंटित हुआ है हार्डिंग रोड पर स्थित 39 नंबर वाला बंगला। बिहार विधान परिषद की बतौर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उनको ये बंगला दिया गया है और खबर यह है कि सामान गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां से फिर बाद में कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि देर रात में राजद की ओर से इसकी कोई जानकारी साझा नहीं की गई, कोई पुष्टि नहीं की गई। पेड़ पौधों के अलावा कोई अन्य सामान यहां से ले जाते हुए नहीं देखा गया। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे कि धीरे धीरे राबड़ी आवास को खाली करवाया जा रहा है, सामान निकालना यहां से शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दिल्ली में हैं। इस मुद्दे पर अब सियासी सरगर्मी बढ़ सकती है। जहां देश भर में क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस के बीच चर्च से चंद मीटर की दूरी पर हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे गूंजते हुए दिखाई दिए। क्रिसमस के जश्न के बीच ये तस्वीर थोड़ी अलग थी, क्योंकि जब चर्च के ठीक पास इस्कॉन टेम्पल की टीम ने हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे लगाए तो लोग बड़ी संख्या में नाचते गाते नजर आए। इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी टीम ने काफी देर तक कीर्तन किया, जिसमें क्रिसमस मनाने निकले लोग भी शरीक होते दिखाई दिए। इसी तरह की एक तस्वीर यूपी के बरेली में देखने को मिली, जहां क्रिसमस से पहले सेंट अल्फोंसेज कैथेड्रल चर्च के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि लखनऊ में किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया, शांति के साथ हरे कृष्णा हरे राम का पाठ किया गया और लोग वहां से चले गए। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार गोलीकांड के 2 आरोपियों को धर दबोचा के पुलिस के मुताबिक इन्होंने पेशी पर ले जाए जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर गोलियां चलाई थी, जिसमें वो गोली लगने से घायल हो गया था। लक्सर फ्लाईओवर गोलीकांड के तुरंत बाद पुलिस आरोपियों की गहनता से तलाश कर रही थी। पुलिस को पहले वो बाइक बरामद हुई जिसके जरिए फायरिंग की गई और बदमाश फरार हुए थे। फिर दोनों आरोपियों को खानपुर इलाके से पकड़ लिया गया। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक हिरासत में लेंगे। फ्लाईओवर गोलीकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जबकि विनय त्यागी की जान बचाने वाले 2 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। पकड़े गए बदमाशों ने लक्सर फ्लाईओवर पर कुख्यात अपराधी विनय त्यागी को निशाना बनाकर फायरिंग की थी।
ये घटना उस वक्त हुई जब उसे रुड़की जेल से पेशी के लिए लक्सर कोर्ट लेकर जाया जा रहा था। बदमाशों ने सीधे विनय त्यागी को निशाना बनाकर कई राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें वो घायल हो गया था। राजस्थान के जयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क पर चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। कार में सवार लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि जैसे ही कार में सवार लोग कूदे, कार आग के गोले में तब्दील हो गई और भयंकर तरीके से जलने लगी, जिससे जयपुर के मालवीय नगर की जीटी पुलिया पर अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम जब तक मौके पर पहुंचती, कार जलकर राख हो चुकी थी। कार में महिला समेत 3 लोग सवार थे जो वक्त रहते कूद गए। अगर जरा सी भी देरी होती तो जान पर बन आती। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जिस तरह आग लगी उससे मौके पर मौजूद लोग दहशत में भर गए, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि समझने का मौका तक नहीं मिला। मध्य प्रदेश के रतलाम में सड़क पर चलते चलते एक ट्रक अचानक से हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा एक मोड़ पर हुआ, जिसके बाद ट्रक में लदी मटर की बोरियां सड़क पर बिखर गई। ट्रक पलटते ही मटर की बोरियां सड़क के दूसरी तरफ गिरी और 2 बाइक सवार इसकी चपेट में आ गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सड़क के दूसरी तरफ 3 बाइक थी, लेकिन आगे चल रहे बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी जो इस हादसे की चपेट में नहीं आए। यह हादसा एक मोड़ पर हुआ। ड्राइवर ने तेज रफ्तार में ट्रक को घुमाया, जिसके चलते ट्रक अनियंत्रित हो गया। हालांकि गनीमत रही कि बाइक सवारों को ज्यादा चोट नहीं आई। के नोएडा से बड़ी खबर है। इस वक्त नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर दिखाई दिया कि तेज रफ्तार थार गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर यहां पर मार दी है। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ कि पुलिस ने थार चालक को पकड़ लिया, गाड़ी भी सीज कर दी है। थार गाड़ी के पीछे उच्च न्यायालय लिखा हुआ था, जिसको सीज कर दिया गया। कि ये बड़ी खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। एक बार फिर यहां थार गाड़ी ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। ये देखिए आप, टक्कर के बाद किस तरीके से हालत हो गई है इस गाड़ी की, इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे ये भीषण टक्कर हुई होगी। हादसे में एक शख्स की गंभीर रूप से वो घायल है कहा जा रहा है, जिसको फौरन अस्पताल में पहुंचा दिया गया। वो शिफ्ट है। पुलिस ने थार चालक को पकड़ लिया कि वहां गाड़ी को भी सीज कर दिया गया और गाड़ी के पीछे उच्च न्यायालय लिखा हुआ था, जिसको सीज किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।